प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव जनन में स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन एवं शुक्राणु की संरचना के बारे में जानेंगे। मानव जनन में पुरुष और स्त्री के युग्मकों का जनन होता है। तत्पश्चात उन युग्मकों के निषेचन से युग्मज बनता है, जो मानव भ्रूण की रचना करता है। इस क्रिया के लिए हमें पुरुष और स्त्री के जनन तंत्रों का जानना आवश्यक है। स्त्री जनन तंत्र को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला मुख्य जनन अंग है अंडाशय। इनमें अंडाणुओं का निर्माण तथा लिंग हार्मोन का स्रावन होता है। दूसरा सहायक जनन अंग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, क्लाइटोरिस होते हैं। ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, जिनमें बार्थोलिन ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों के स्रावन जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। तो आइए हम स्त्री जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। ये उदर के निचले भाग में श्रोणि गुहा यानी पेल्विक कैविटी में दाएं और बाएं ओर एक एक स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथेलियम यानी जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्टोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु यानी ओवम पैदा करना होता है। अंडाशय से 2 हार्मोन ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। अंडवाहिनी संख्या में 2 होती हैं, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल रहती हैं। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रखता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुली के समान झालर बनाता है। इस रचना को फिम्ब्रे कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है, तब वह फिम्ब्रे द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है। फैलोपियन नली अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाता है। फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य फिम्ब्रे द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना है। स्त्री जनन तंत्र में स्तन ग्रंथि अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसकी सहायता से माँ अपनी संतान को आहार प्रदान करती है और उसका पोषण करती है। तो आइए हम स्त्री स्तन ग्रंथि के बारे में जानते हैं। मानव जाति में जन्म के समय स्तन ग्रंथि का केवल प्रतिरूप होता है। स्तन ग्रंथियों को त्वचा ग्रंथि माना जाता है, क्योंकि त्वचा की तरह इनकी भ्रूणीय उत्पत्ति भी एक्टोडर्म की वृद्धि से होती है। तरुण अवस्था में ईस्ट्रोजन हार्मोन और मध्यचक्र के कारण स्तन ऊतकों को अधिक उत्तेजना मिलती है और स्तन की नली प्रणाली, वसा और स्तन ऊतक में अधिक वृद्धि होती है। गर्भावस्था में स्तन ग्रंथि की नलियां शाखीय यानी ब्रांच हो जाती हैं और इन शाखाओं के छोर पर नई प्रकार की अंगूर की तरह कोशिकाओं की वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं की कोशिकाएं दूध और कोलोस्ट्रम स्रावित करने में समर्थ होती हैं, जो अवकाशिका में एकत्र होते हैं और इस कारण स्तन में फैलाव भी होता है। गर्भावस्था में कोशिकाओं की वृद्धि को अंडाशय के हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से और पीयूषिका पिंड के अग्रखंड में स्रावित एक दुग्धजनक हार्मोन से अधिक उत्तेजना मिलती है। दूध की उत्पत्ति कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर होती है। प्रसूति के समय स्तन ग्रंथियां पूर्ण रूप से विकसित और दूध स्रावित करने में समर्थ होती हैं। निषेचन से पूर्व होने वाली जनन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना युग्मक जनन है। इसमें नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु जनन होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम युग्मक जनन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन विधि द्वारा नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो किशोरावस्था के साथ शुरू होता है। शुक्राणुजनक नलिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन
समसूत्रीय विभाजन द्वारा संख्य में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ गुणसूत्रों में समय समय पर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें द्वितीय शुक्राणु कोशिका कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसु, जिसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं, पैदा करते हैं। शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सरटोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं, उस प्रक्रिया को वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्रजनन की प्रक्रिया में कई हार्मोन्स आवश्यक होते हैं, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हार्मोन हैं। पहला, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का स्रावन किशोरावस्था में काफ़ी तेज़ी से होता है। यह एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। इस हार्मोन की वृद्धि के कारण यह अग्रप्रीयूषी ग्रंथि पर कार्य करता है तथा दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन पित्तपिंडक यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा पुटकोद्दीपक हार्मोन, जिसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, के स्रावन को शुरू करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजन के संश्लेषण और स्रावन को उद्दीपित करता है, जो शुक्रजनन की प्रक्रिया में सहायता करता है। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो एक शीर्ष यानी हेड, ग्रीवा यानी नेक, एक मध्यखंड यानी मिडिल पीस और एक पूंछ की बनी होती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घाकृत अगुणित शीर्ष केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ केंद्रक यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है तथा इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत्त होता है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। यह अग्रपिंडक उन एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणुओं के निषेचन में मदद करता है। शुक्राणु के मध्यखंड में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु खरित करता है। सामान्य उर्वरता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वहित होते हैं। विद्यार्थियों, आज हमने स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन तथा शुक्राणु की रचना के बारे में अध्ययन किया। आशा है कि आप सभी मानव जनन के इस भाग को समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।